नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें लगातार प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और एपिसोड नंबर आपको बता दें 90वां एपिसोड में आपको दिखाने जा रहा हूं। और इस बार आपको जिस व्यक्ति से, जिस सज्जन व्यक्ति से मिलवाने जाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके उस काम आ सकता है जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है और अंत में आपकी परेशानी का समाधान नहीं होता, आप निराश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको आज मैं मिलवाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिनके बारे में आपको बता देता हूं। उनका नाम है विकास बजाज। इनका एक सपना है विकास बजाज का। बेसिकली ये बैंकर थे, लेकिन अब इन्होंने कंपनी बनाई है। उसका नाम आपको पहले बताऊंगा, इनका सपना क्या है। इनका सपना है, इन्होंने टाइटल दिया उसका, मेरा एक सपना हर किसी का हो घर अपना। दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसका एक अपना घर हो। सपनों का घर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपना घर होना बड़ा जरूरी है। और जो ये बैंकर आज मेरे साथ आने वाले हैं, विकास बजाज, आपको बता दें ये एक टाइम था जब किसी बैंक में अच्छी जॉब किया करते थे, लोगों का फ़ायदा किया करते थे, लोगों को नई नई योजनाओं से रूबरू कराते थे। लेकिन आपको बता दें इन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों से एक कंपनी का विस्तार किया है, कंपनी खोली है और उसका नाम बता दूं, करनाल ग्लोबल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी आखिरकार काम क्या करती है, इस कंपनी के काम क्या है, इसको लेकर हम सीधी बात करेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी में। दोस्तों, सीधी बात करना चाहेंगे हम विकास बजाज से। विकास जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे इसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने ऑफिस में। बेसिकली कि मैंने अब तक टाइम्स न्यूज़ के बहुत सारे प्रोग्राम देखे, चाय चाय की चुस्की बात करें उसकी। तो मुझे ये प्रोग्राम स्टार्टिंग से ही बड़ा अच्छा लगा था और आज मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है और थोड़ा सरप्राइज़ भी हूँ कि आप अचानक से मेरे ऑफिस आए और ये एक सेशन आपने मेरे साथ शेयर करना चाहा कि हम आपके साथ टाइम निकालना लगाना चाहते हैं। बताना चाहूँगा कि हमने विकास बजाज को चूज क्यों किया है। दोस्तों, बहुत कारण होते हैं। पिछले कई बार हमारी कई लोगों से मुलाकात होती है। लोग अपना घर बनाने के लिए बैंकों के संपर्क में चले जाते हैं, प्राइवेट्स कंपनी के संपर्क में चले जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आज हमारे साथ विकास बजाज हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। विकास जी, क्या परिचय अपना, क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे पहले से ही जानते हैं और चलो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि जब मैं बैंक में जॉब किया करता था तो मैंने देखा कि बहुत लोग लाइनों में लगे रहते हैं होम लोन के लिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। तो मुझे लगा कि भाई बेहतर है कस्टमर के लिए ऐसी सुविधा बनाई जाए ताकि उसे कभी दिक्कत ना आए। बेसिकली क्या होता है, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, बैंकर आपको ना पेपर लिख के देता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, करते करते आपके मतलब वो एक कभी न्यूज़ देखी थी कि भी लोन लेने के लिए लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। तो मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सीधा इसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। और हमने जो कंपनी बनाई, हमारा एजेंडा और मोटो यही है कि जो भी हमारी कंपनी के पास लोन लेने के लिए आता है या लोन करवाने के लिए आता है, उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि उसे बार बार बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि जो भी हमारे ऑफिस आए, एटलीस्ट हम उनको जो डॉक्यूमेंट लिख के दें वन टाइम में पूरे हो जाते हैं, नहीं भी होते तो हम अपना लड़का उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनके साथ लग के उनको डॉक्यूमेंट पूरे करवा सके और ताकि उनको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। तो ये परेशानियाँ छोटी छोटी भी देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से एक सपना रहा है जब से मैंने नौकरी की, तो सपना यही रहा कि हर किसी का घर अपना होना चाहिए। जैसे आज देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये नारा दिया है कि वो चाहते हैं कि भी हर किसी का अपना घर होना चाहिए। ड्यू टू कोरोना शायद 2 साल वो प्रोग्राम लेट हो गया उनका, अदरवाइज़ उनका 2022 का सपना था। तो मैंने भी एक सपना यही देखा था कि जो कम सम मेरे पास आए उसका अपना घर ज़रूर हो। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी सोच के साथ जो ये विकास बजाज आगे बढ़ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि आज प्रत्येक आदमी का अपना सपना है। विकास जी, हर आदमी सोचता है कि हमारा घर हो, चाहे छोटा हो, फ्लैट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन छोटा हो, जल्दी से बन जाए, जल्दी से वो अपने घर में चले जाएं। तो ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इस फील्ड के अंदर ही कंपनी को लॉन्च किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो?
देखो मैं स्टार्टिंग से ही ना जब से मैंने +2 पास ही जब मैंने की तभी से मेरा सपना यही था कि मैं फाइनेंस सेक्टर को चूज़ करूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में फाइनेंस सेक्टर को चूज़ किया, अकाउंट सीखा मैंने। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं चीज़ों को समझता गया, मैं लोगों की समस्याओं को भी समझता गया। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि किसी को लोन लेना हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कभी भी पूरे नहीं होते हैं। आपने अमूमन तौर देखा होगा कि लोग कभी किसी के पास आईटीआर नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड में नाम चेंज है, आधार कार्ड में नाम चेंज, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी पे बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी पेपर नहीं है। ओवरऑल कई बार क्या होता है कि आप किसी से डील कर लेते हैं अननोन पर्सन से, या आप एक सर्टिफाइड डीलर से डील नहीं करते, अननोन किसी पर्सन से कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, वो पेपर्स को पढ़ना। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे अगर इससे क्या है कि मैं लोगों की हेल्प भी कर पाऊँगा, और हेल्प के साथ साथ मेरा अपना पर्सनल तो देखो सबका फ़ायदा होता ही है। हम इसमें बोले कि हम समाज सेवा करें, ऐसा तो नहीं है। देखिए हमारा भी ऑफिस है, स्टाफ है, सब कुछ है। तो मेरा डायरेक्टली आप सबको फ़ायदा पहुंचाने का एक ही वो एजेंडा है कि आप सब लोग जब मेरे पास आएँ, हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएँ तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन हो, आपको कम से कम चक्कर लगें, आपकी लीगल है, हम उसको पढ़ सकते हैं। आम आदमी जिसके पास आप लोन करवाने जाते हैं, मान लो आप किसी बैंकर के पास चले गए, ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंकर के पास आप जा रहे हो और उस बैंकर को सारी नॉलेज हो, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। हमारे पास एक अच्छी टीम है जिसके पास सब चीज़ें हैं। हम लीगल देख सकते हैं, टेक्निकल हमें पता है, क्योंकि मेरा पास इतना लंबा बैंक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि टोटल मेरी बैंकिंग जो 9 साल रही है। मैंने पर्सनल लोन में भी 3 साल, यानी कि 12 साल का मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और अब 5 साल से मैं इसी कंपनी को चला रहा हूँ। तो हमने बहुत सारे लोन भी किए हैं। हमारे पास 3700 प्लस लोन्स का एक्सपीरियंस है, जिसको जिनके हमने प्रॉपर्टी पेपर पढ़े हैं, जिनके इनकम पेपर्स पढ़े हैं। और आपको हमारे यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके ना लीगल हम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। उसके लिए आपको बार-बार बैंकर्स के या किसी एडवोकेट के पास बार-बार नहीं जाना पड़ता है एक-एक पेपर लेके। आप हमारे पे आओगे, हम पहले दिन ही आपको डॉक्यूमेंट देके बता देंगे। विकास जी, जो ये आपने कंपनी का नाम जो टाइटल लिया है, करनाल ग्लोबल एडवाइजर प्राइवेट कंपनी, जो आपने ये टाइटल लिया है, ये बहुत बढ़िया टाइटल लग रहा है, क्योंकि करनाल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ा रहता है। ये आइडिया कैसे आया था? देखो, करनाल का तो मैं रहने वाला हूँ, तो करनाल तो मेरे लिए ये लगा लो कि पूजनीय है। तो करनाल नाम इसलिए, और ग्लोबल का नाम आप कह सकते हैं कि धरती, ठीक है। एडवाइज़री हमारा था कि हम करनाल की धरती पे बैठ के लोगों को एडवाइस करें। तो ये सोच के मैंने इस कंपनी का नाम रखा, और इसके लिए मैंने बहुत लगा लो कि कई डिस्कशन हुई अपनी फैमिली से भी, मदर से, फादर से, वाइफ से, अपने ब्रदर से। जो मेरे ब्रदर जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वाइफ भी मेरी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो बहुत हमने एक लंबी डिस्कशन के बाद, हालाँकि हमारे पास एक अच्छे खासे नामों की बहुत अच्छी लंबी लिस्ट भी थी, बट लेकिन मुझे लगा नहीं, नाम यूनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वाक़ई में भी हम जिसके पास एडवाइस लेने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी इस लायक भी है। तो इस यही सोच के हमने इस कंपनी का नाम करनाल ग्लोबल एडवाइजरी रखा, और जिसमें आज मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99.9% कस्टमर जो हमारे हैं वो 100 मतलब 99.9% सेटिस्फाई हैं हमसे। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विकास दूसरे विकास से बात कर रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं विकास सुगीजा और मेरे साथ है विकास बजाज। और सफलता उन लोगों के कदम छूती है जो मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो किसी के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। विकास जी, आपकी सोच बहुत मुझे अच्छी लग रही है, और जिस तरह से आपकी ने कंपनी का भी नाम टाइटल बहुत अच्छा है। तो कंपनी आपके किस तरह के लोन करती है, कैसे प्रोवाइड होती है ये सब? बेसिकली सर हम लोग होम लोन में डील करते हैं। जैसे कि आपको कोई अपना घर खरीदना है, कई बार क्या होता है कि लोग बना बनाया घर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन पे कंस्ट्रक्शन का टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हम प्लॉट परचेज़ करके फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, तो वो लोन भी हम लोग करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे सोचते हैं कि अभी हम प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, पर कंस्ट्रक्शन के लिए अभी बजट नहीं है, तो साल 2 साल बाद देख लेंगे, तो प्लॉट परचेज़ लोन भी कर देते हैं। फिर उसके बाद आजकल आपने देखा है जैसे रिसेशन का टाइम है, बिज़नेसमैन को भी पैसे की ज़रूरत रहती है, और देखा जाए तो बहुत सारी कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टियाँ हैं, सेपरेट स्पेयर पड़ी हैं, बट वो उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने देनी शुरू की है लोन्स की, तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंट इतना कम हो गया है कि लगता ही नहीं कि आप लोन ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि नो, या 50 पैसे इंटरेस्ट तो कुछ खास भी नहीं होता है। यही होम लोन में आजकल रेट 6.95 7% चल रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 7.5
7.25, डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, ये चीज़ें चलती रहती हैं। साथ में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में भी करते हैं। बेसिकली जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। ये बात मैं आपसे पूछने वाला था क्योंकि आप दो फील्ड और हैं, हाँ। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, आज मेजर है ये, हाँ जी। आप इसमें भी डील करते हैं, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में भी डील करते हैं। ये कंसेप्ट क्या है? ये बेसिकली क्या था, जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारा टारगेट तो यही था कि हर किसी को उसका घर देंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पता है, आज एक छोटा सॉफ्टवेयर भी आता है तो कंपनी उसको 15 दिन में 20 दिन में अपडेट कर देती है। लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये अपडेट होते रहते हैं। तो हमने भी कुछ अपडेट किया अपनी कंपनी में, तो हमने इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस को ऐड ऑन किया। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, मैंने फाइनेंस का काम किया है, अकाउंट्स की मुझे नॉलेज है। तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, वो सारा पैसा, आज सैलरी और महंगाई आपने देखी है, तो सैलरीड आदमी के पास पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है यार, हेल्थ इंश्योरेंस अगर साथ हो जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों, एक छोटा सा पर्टिकुलर अमाउंट 10, 15, 20 हज़ार का अमाउंट दे के, तो आप 5 लाख 10 लाख का जितना भी आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फंड्स भी हैं जो लोन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने पहले पैसे मतलब अपनी सेविंग कर रखी हैं। तो आजकल फिक्स्ड डिपॉजिट का एक अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल लोकल बैंक्स में जाते हैं, छोटे बैंकों में जाते हैं, एफडी करा लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। लेकिन आप जब हमारे पास आएंगे तो हम आपके बाकायदा आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं हम लोग। तो मेरी कंपनी का टारगेट यही था, कहीं न कहीं सबको घर देना। फिर उसकी हेल्थ के बारे में भी हमने सोचा। फिर अब धीरे-धीरे उनकी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। साथ में हम एक फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनानी शुरू की है अब हमने, जो कि हमारा नवा ऐड ऑन है। अभी ये हमारी कंपनी में ऐड ऑन होने वाला है, आजकल में वो भी हो जाएगा। कि हम जैसे कि आपने 1 लाख रुपए सैलरी अर्न की, 50,000 सैलरी अर्न की, तो क्या होता है कि लोग, खर्चे इतने हैं, पहले ही पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हमने उसकी कभी फाइनेंशियली असेसमेंट ही नहीं करी कि हम उस पैसे को कैसे बचा के अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, 50,000 या 1 लाख की सैलरी में अगर हम सोचें हम 20,000 भी महीना बचा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम बचा भी लेते हैं, ठीक है कि चलो हमने अपने सपनों को मारा, बचा भी लिया, लेकिन 5 साल में 10 साल में अगर हमने 10 लाख 20 लाख इकट्ठे भी कर लिए, लेकिन घर के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आ गई जिसमें हेल्थ इश्यूज़ हो गई, तो वो बहुत बड़ा सवाल है ये। जितनी भी सेविंग है आपकी सारी की सारी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने में चली जाती है। साथ में आपका फाइनेंस भी जो है वो डगमगा जाता है। तो मेरा थोड़ा-सा एजेंडा ये था कि लोगों को इसी के लिए एडवाइस किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, 4 एजेंडे मुख्य मुख्य जो 4 एजेंडे वो सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो चारों के चारों एजेंडे क्या है कि सबसे पहले आप देख लीजिए होम लोन। होम लोन बड़ा ज़रूरी है, कोई भी घर बनाता है तो होम लोन उसको चाहिए ही होता है, और उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जल्दी कैसे होम लोन मिल जाए। उसके बाद आपको बता देते हैं जो दूसरा कंसेप्ट है, वो दूसरा कंसेप्ट है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चाहिए। प्रॉपर्टी को आप प्लस करके आप उस पे लोन ले सकते हैं, उसके लिए भी बड़ी समस्या सामने आती है। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से विकास बजाज जी की कंपनी आ रही है सामने, वो पिछले 5 साल से लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। करनाल ग्लोबल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आपको बता दें ये साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पर भी काम करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य बीमा पर। दोस्तों, ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी नीड है, स्वास्थ्य बीमा। इसका होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद बता दें फिक्स डिपॉजिट। हर आदमी सोचता है विकास जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, इमरजेंसी में बड़ा काम आता है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बेसिकली फ़िक्स्ड डिपॉज़िट मेरे हिसाब से एक अच्छी राय है, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी कहा है कि अपनी सेविंग में से कुछ ना कुछ पैसा जोड़ना चाहिए। लाइक कि अगर हम देखें अभी 2020 में जैसे कि कोरोना काल आया एकदम से, तो उस टाइम पे आपका फ़िक्स्ड डिपॉज़िट या आपने गोल्ड में हल्की किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो वो चीज़ें आपके काम आई हैं। क्योंकि हम लोग बेसिकली जो सेविंग करते हैं इसी टाइम के लिए करते हैं, ताकि ऐसे टाइम पे हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट एक अच्छा विकल्प है अगर किसी के पास पैसा है, लेकिन उसके लिए भी आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि भी कौन से बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर आप किसी बैंक में जाएँगे तो आप 1 या 2 बैंक में ही विज़िट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल बैंक्स का एक कलेक्शन है, जिसमें हम कम से कम 30 बैंकों से डील करते हैं। तो हमें सब पता है भी कौन से बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी फाइनेंशियल सिस्टम को देख के आपको बेस्ट से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसके अंदर। तो विकास जी, कौन कौन से बड़े बैंक हैं, किन किन को आप डील करते हैं? प्राइवेट बैंक भी हैं, Yes. सरकारी भी हैं, कौन कौन से बैंक हैं? देखिए सर, बेसिकली हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं।
एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी होम लोन को तो सारे जानते ही हैं कि क्योंकि एचडीएफसी होम लोन का तो वैसे भी पेनिट्रेशन 21% है पूरे इंडिया में। तो एचडीएफसी एक लीडिंग ब्रांड है, तो हम उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी कल ही हम लोग एचडीएफसी के प्रोग्राम में चंडीगढ़ ही थे, तो कल हमें लास्ट ईयर में जो हमने अचीवमेंट की उसके लिए अभी हमें ट्रॉफ़ी से उन्होंने ट्रॉफ़ी दी है कल। इसके लिए हम भी आपको बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये चीज़ें आपका हमारे पे मल्टीपल बैंक्स हैं, पीएनबी हाउसिंग हो गया, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, हम सब बहुत बैंकों से जुड़े हुए हैं सर। तो तो विकास जी, यदि हम बात करें कि इस पूरे जिस तरह से आपकी कंपनी डील करती है, तो जो ये मेन जो आपकी कंपनी का जो टाइटल है, करनाल ग्लोबल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है? किस तरह से एक बड़ा सपना साकार हो जाता है? अब बड़ा सपना सर देखो, कंपनी का सपना, मेरा सपना और मेरा सपना जनता का सपना है कि सबके पास अपना घर हो, और घर के लिए जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, देखिए हम लोग लोन लेके घर तो बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन असली समस्याएं घर बनाने के बाद स्टार्ट होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक मिडिल क्लास ना पूरी जीवन पूरी लाइफ की अपनी इनकम पैसा जोड़ता है, फिर उससे एक छोटा सा घर लेता है, उसके अंदर शिफ्ट करता है। जब आप किसी नए घर में शिफ्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, 100 चीज़ें भी, आपको घर का मुहूर्त भी करना है, फैमिली फ्रेंड्स को भी बुलाना है, ऐसे से उन चीज़ों में क्या है कि कस्टमर जाके क्या करते हैं, लोन्स की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी को अप्रोच करते हो तो हम आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, बाकायदा उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा पैसा खर्च करना है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं जो एक बहुत बड़ी अमाउंट में चार्जेस भी चार्ज करते हैं कस्टमर से, बट लेकिन हमारे बहुत नॉमिनल से चार्ज हैं। तो और पूरे लगा लो कि आपका होम लोन लेने से लेके ख़त्म होने तक हम आपके साथ रहते हैं और आपको पल पल में अप्रोच करते रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे ही अब कोरोना काल आया तो बहुत सारे लोगों ने लोन की ईएमआई में मोरेटोरियम्स लिया। तो लेकिन मेरे किसी एक भी कस्टमर ने, मेरे अगर एक कस्टमर की बात छोड़ दे तो मैंने कभी किसी कस्टमर को अपने मोरेटोरियम नहीं लेने दिया। इवन कि मैंने खुद भी अपने कभी होम लोन में मोरेटोरियम नहीं लिया। उसका एक फैक्ट था कि हम लोगों ने ना उसको समझा नहीं। लोगों ने क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आपको एट द टाइम तो रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन उन्होंने आपके प्रिंसिपल के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट लगा था उसको उठा के सीधा आपके प्रिंसिपल में जोड़ दिया, यानी कि आपको उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने 3700 जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिन 3700 प्लस क्लाइंट्स को जिन्होंने हमने फंडिंग की हुई है, मैंने एक वीडियो जारी किया था। मैंने सबको बड़ी तरीके से एक वीडियो में सारा बताया कि आपको किस हिसाब से मोटियोरम नहीं लेना है, और आज वो सारे के सारे कस्टमर हमारे सेटिस्फाई हैं और आज हमें वो आके धन्यवाद इस बात का देते हैं कि आपने बिल्कुल सही टाइम पे सही गाइडेंस दी और हमें मोरेटोरियम नहीं लेने दिया। अदरवाइज़ अगर किसी की 1 लाख की ईएमआई है तो वो 1 लाख की ईएमआई को आपको 3 लाख रुपए पे करना ही है, वो घुमा के पे करना है। गवर्नमेंट ने आपको एट द टाइम तो रिलैक्सेशन दिया है, उसके लिए तो खुशी की बात है, आप लोग खुश भी हो गए। लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल को आप जाके देखो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ड्रॉबैक था, हिट बैक है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके इनकम को भी वो उसने हिट किया है। तो उसके लिए हमने जो वीडियो जारी की, हमने उसके अंदर बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की सलाहें दी थी, भाई किस टाइप से आप उस ईएमआई को इमीडिएट से पे कर सकते हो। जी, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये सबसे बड़ी बात है कि होम लोन लेने के बाद जब उसकी किस्तें भरनी होती है, उस किस्तों को कैसे भरना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से विकास बजाज हमें जवाब दे रहे हैं कि इन इंस्टॉलमेंट को भरने का जो तरीका है, उसका क्या तरीका है, कैसे कम इंटरेस्ट में ये काम हो सकता है? देखिए उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने होंगे। एग्जांपल मैं देता हूँ कि अभी मेरे पास ना कल एक कस्टमर आए, तो वो अच्छा क्लाइंट कस्टमर था, बैंक बैलेंस अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बट उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसने थे उन्होंने आईटीआर प्रॉपर वे से नहीं भरी थी, जिस वजह से उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो मेरा आपसे आप सबको एडवाइस यही रहेगी कि आपका जो सीए है या आपका जो इनकम टैक्स का एडवोकेट है या आपका कोई अकाउंटेंट है, जिसके पास भी आप जाते हो तो अपने फाइनेंशियल को प्रॉपर मेंटेन करें, टाइमली पे करें, कभी भी उसमें आलस ना करें। और ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है ना, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, अब उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन उसको ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, टाइम टाइम पे ये लोग नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं कि आपको अपने आईटीआर को ई वेरीफाई भी करना है, तो लोग करते नहीं हैं। उस वजह से जब हमारे पास आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम एक होती है कि सर हमने आईटीआर तो भरी है लेकिन ये वेरीफाई करना भूल गए।
ये काफ़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम मैंने पिछले 3 महीने में ही कम से कम भी 18 से 19 कस्टमर्स में देख लिए हैं, जिस वजह से उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ा। क्योंकि आपका जो एक कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है। क्योंकि आप कोई भी लोन लेने जाओगे सर, देखो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आपको देनी ही देनी है, ठीक है? लेकिन आपने भरी तो हैं बट उसको वेरीफाई नहीं किया आपने। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है ये। हाँ, ये सवाल है ही है और लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है? मैंने कुछ एक जैसे अभी हम लोगों ने इनकम टैक्स की प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है, तो हमारे पास भी कुछ कई कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे पास विज़िट करते हैं कि हम 200 में आईटीआर भरते हैं, 200 में भई फलाने वाला भर, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि सर प्लीज़ अवॉइड दिस, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप अपने ₹200 ₹500 बचाने के चक्कर में, आज के चक्कर में, आने वाले भविष्य में जो आपके साथ घटना घटित होने वाली है ना, आप उसको कहीं न कहीं आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस समय आपको रेगुलर उस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूरा ध्यान रखना है कि आप कितने की आईटीआर भर रहे हैं, आपके खर्चे कितने आते हैं, उसमें खर्चों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और आपकी इंश्योरेंस कितने, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी एक आरटीआई का एक स्लैब होता है, तभी जाकर आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी कम से कम आरटीआई जो है आपकी, जो ये बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न जो है, उसको आप अपने टाइमली भरें, और जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। देखो गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप की बहुत सारी वो मतलब फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं उस चीज़ के लिए। आप हमारे पास जो हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उसको प्रॉपर अवेयर करते हैं, उसी को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि लाइफ में आगे दिक्कत ना आए। अभी तक जो हो गया देखो, हम उसके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं, उसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपके जिम्मेवार हैं। लेकिन हमारे पास आने के बाद हम कस्टमर्स को प्रॉपर वे से, हमारी ये कोशिश रहती है कि आगे के लिए वो क्रैक ना हो किसी तरह से। आज जो प्रॉब्लम आई है वो फ्यूचर में दोबारा ना हो। इसमें तो अपील भी की जा सकती है कि लोग अभी से भी शुरू कर सकते हैं अपनी आईटीआर भरने के लिए। हाँ सर, देखो जब जागो तब सवेरा। इसमें तो अपील क्या है, ये तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही ग्रूम करना है, और देखो जितनी अवेयरनेस होगी लोगों में उतना अच्छा रहेगा। ये विकास जी, वाकई में बड़ी बात है कि जो लोग आईटीआर भरते हैं, अपनी इनकम टैक्स शो करते हैं, सरकार की मदद करते हैं, देश की मदद करते हैं, उनको भी बड़े फायदे मिलते हैं, बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से। यस, देखो अगर आप हायर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हायर टैक्स पेयर हैं आप लोग, तो बैंक आपको एक रिस्पेक्ट तो देखो देता ही है, और अलग नज़र से देखता है कि नहीं यार, ये मतलब ये कस्टमर ने अच्छा अपना सब कुछ मेंटेन किया है, अपने फाइनेंशियल अच्छे हैं इनके, हर चीज़ टाइम पे है, तो बैंक उसमें आपको सपोर्ट भी करता है। लेट्स से कि आपको एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो देखिए बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के आप नहीं कर सकते हैं। विकास जी, यदि हम बात करें जो जिस तरह से कंपनी आपकी काम कर रही है, इस फील्ड में काम कर रही है, 4-4 5-5 फील्ड्स हैं इसके अंदर, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कौन-सा वर्ग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता है, मध्य वर्ग लेता है या फिर लोअर वर्ग लेता है, या उससे मध्य वर्ग से अपर अपर ग्रेड के जो वर्ग होते हैं, हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा कौन से केसेज़ रहते हैं? देखो मिडिल क्लास लोग तो देखो आजकल उनका तो सपना ही है कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में छोटी-छोटी सेविंग करके आज वो इस मुकाम पे पहुँचे कि अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अपर क्लास को भी इसके अंदर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग करते ही हैं। तो हमारे लिए तो देखो, अगर थोड़ा मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास से नीचे वाली क्लास भी अगर है, तो हम तो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी लेवल पे हो, हमारे से जो होगा हम उसके लिए कर सकते हैं। विकास जी, एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानकारी लोगों को फ़ायदा दे सकती है। विकास जी, रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा काम चल रहा है, जैसे फ्लैट्स, बड़े-बड़े फ्लैट्स आ रहे हैं, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3, 4, इस तरह की कंपनीज़ में डील आते हैं, और लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। तो ये लोग अगर फ्लैट लेना चाहते हैं, लोग कोई भी व्यक्ति लेना चाहता है, तो उसके लिए लोन कैसे प्रोवाइड होता है? आपकी कंपनी कितनी मदद कर सकती है? देखिए आजकल कल्चर चल चुका है। जब से पाम रेजिडेंसी करनाल में पहला बिल्डर था, उसके बाद कल्चर ही बन चुका है ऑलमोस्ट। अब हर बिल्डर अपना फ्लैट लेके आ रहा है। तो उसमें क्या है कि जितने आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, उसका 90% हम लोग उसके अंदर फंडिंग कर रहे हैं। आप उसके अंदर हर ग्रुप के लोग आ सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सारे ही आ सकते हैं उसके अंदर। जित फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका फ्लैट 15 लाख का है तो उसका 90%, 25 लाख का तो उसका 90%, ठीक है। लेकिन अगर 35 लाख के अराउंड है तो उसका 80%। तो हम लोग इस कैटेगरी में जाके कुछ एक आरबीआई की रूलिंग्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए लोन करते हैं।
इसमें विकास जी सब्सिडी भी मिलती है, हमने सुना है कि भारत सरकार देती है, जो जिनके पास पहला मकान लेना है या फ्लैट लेना है उसमें सब्सिडी मिलती है। जी इसमें ना सब्सिडी मिलती है, पहले भी आती रही है, लेकिन अभी कुछ एक नवी नोटिफिकेशन आ गई हैं जो 1 अप्रैल को लागू होनी थी। अभी मैं उसको स्टडी नहीं कर पाया हूँ ड्यू टू मेरा थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहा लास्ट मंथ में भी। तो इन दिनों में होता है, बहुत टाइट होता है, काफ़ी होता है। हाँ सर, देखो अप्रैल के बाद क्या होता है कि सबके फाइनेंशियल दोबारा आपको तैयार करने हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा मैस हो जाता है मेरे साथ। तो वो अभी भी सबके साथ ही रहता है वो, क्योंकि फील्ड ही ऐसा है ना। हाँ, हमारा फ़ील्ड ऐसा है, तो मतलब हमें ध्यान देना पड़ता है अपने हर क्लाइंट को। तो मैं अभी उसको प्रॉपर से स्टडी नहीं कर पाया। 31 मार्च 2022 तक वो गवर्नमेंट ने दी है फैसिलिटी। आगे के लिए क्यों है, अगर मेरा कभी आपसे दोबारा इंटरव्यू हुआ तो हम ज़रूर बताएँगे आपको कि उस दिन गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया कि स्टॉप कर दिया है। विकास जी कैसा लग रहा है, आप अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की जिसकी बात करेंगे उसमें बात कर रहे हैं। देखो मेरे लिए पहले तो ये सरप्राइजिंग है कि आप लोग अचानक आए और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा आज आपके चैनल पे आने का। तो इसके लिए थैंक यू, और आपके व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को इसलिए शेयर करें क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं न कहीं किसी न किसी को मिल सकता है। बस मैं तो इतना ही कहना बिल्कुल चाहूँगा। दोस्तों, आपको बता दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खबर को शेयर करेंगे, इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, तो उसपे लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपको विकास बजाज से जो हम मिलवा रहे हैं, इनकी खूबियाँ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएँगे, क्योंकि बड़ी कम आयु है, बड़ी कम आयु यानी कि अर्थात बात करें तो 37 ईयर्स के हैं ये विकास बजाज, और किस तरह से समाज में काम कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको तो विकास जी, सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी है, आप लोग हैं, तो लोगों की मदद के लिए कैसे आगे आते हैं, लोगों से कैसे संपर्क करते हैं, ये कैसे बताना चाहेंगे आप? देखिए मेरा इसमें एक सवाल और भी है, अभी लोग भी आपसे कैसे संपर्क करेंगे? लोग मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग अपना नंबर छोड़ देंगे। अगर कोई चाहे तो हमें कॉल कर सकता है, तो जो हमारे से हो सकेगा हेल्प हम लोग करेंगे उसके अंदर। जी, संपर्क तो आप ऐसे ही कर सकते हो, आजकल मोबाइल ही सब कॉन्टैक्ट का ज़रिया है। जी। विकास जी, एक सवाल और है, जो अब आप कहेंगे कि अंदर की जानकारियाँ हम लोग आपके बारे में निकाल के ही पहले से ही आ चुके हैं। विकास जी, आप एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और मौका मिलते ही उन लोगों की मदद करते हैं जो कभी सड़क हादसों में घायल हो जाते हैं या अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उनकी काफ़ी मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी लोगों की मदद की है आपने, दुर्घटना वाले मामले के अंदर ख़ास तौर के अंदर आपकी बड़ी अच्छी उसमें काबिलियत रही है, तो क्या बताना चाहेंगे? देखो ये तो एक्सीडेंट है, इसमें ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली आजकल सड़क हादसे तो आपको पता है आम ही हो गए हैं। तो लेकिन हाँ ठीक है, मेरी आपके व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, आपको लगता है कि कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, कुछ है, तो बजाय वहाँ पे तमाशा बन के खड़े होने के उसकी मदद कीजिए। उसको हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट या पुलिस सहायता जो भी आप दिलवा सकते हैं, उसको दिलवाने की कोशिश करें। अबाउट कि वहाँ पे खड़े होके डिस्कशन करना, नहीं यार इसकी तो टाँग टूट गई, इसकी तो बाँह, नहीं यार ये दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। आजकल लोग इसलिए भी मदद नहीं करते, इसलिए आगे नहीं आते। उनको लगता है कि यार एक एक्सीडेंट में हमने किसी की मदद की, पुलिस हम के हॉस्पिटल पछड़े लेके में चले गए, जी। तो हम पुलिस के पचड़े में पड़ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप करनाल पुलिस बहुत सपोर्टिव है। मैंने कई आरटीआई करनाल पुलिस पे दायर करी हैं और उनका रिप्लाई भी लिया, तो मैंने देखा है कि करनाल पुलिस आज की डेट में बहुत मदद कर रही है और इन कामों में आगे भी आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा डायल 112, हरियाणा सरकार ने जो ये लॉन्च किया था डायल 112 पीसीआर, इमीडिएटली उन लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचती है, और हमने काफ़ी मामलों में देखा है कि हर जगह 112 डायल जल्दी पहुंचते हैं। और आपने विकास जी बहुत अच्छी बात बताई है कि किसी भी दुर्घटना पे, किसी भी हादसे में जो लोग घायल हो जाते हैं, उनको चोटें लगती हैं, तो उनका वीडियो बनाने की बजाय, उनकी उस हादसे को लेकर चर्चा करने की बजाय उनकी तुरंत मदद मदद करनी करनी चाहिए। चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई है विकास जी। ये इस तरह के केसेस में अक्सर देखा जाता है कि लोग खड़े होके तमाशबीन बन जाते हैं। ये गलत है, और जो वीडियो बनाने वाला कल्चर मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं हम किस संस्कृति से हैं। हमारा तो सभ्य समाज यही कहता है कि किसी की मदद करना मतलब हमारा एम होना चाहिए, ना कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने दोस्तों का गपशप करना कि यार देखो यार, किसी का तमाशा बनाना ये मुझे समझ नहीं बैठता है। लेकिन अब हम किसी की मदद करते हैं तो हमने कभी भी वीडियो बनाई, कभी किसी की वीडियो नहीं बनाई और कभी किसी का शेयर भी नहीं की। आप ऐसे साइलेंट काम करो कि दुनिया को बस पता ना चले, और लेकिन जिसकी मदद कर रहे हो उसकी हेल्प हो जाए। बिल्कुल, आप इस बारे में लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, बस यही है कि आप जैसे
अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम किसी के साथ नज़र आती है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे आएँ, समाज की सेवा करें, क्योंकि आप जो हमारा ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग, कि इंसानियत के नाते भी हम लोगों को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं ऐसा करके। किसी को अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक हो गया है, साइड करवा दी, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उससे 2 मिनट अगर 2 मिनट के लिए भी उसका हाल पूछ लोगे तो उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप किसी के दर्द को ले तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, उसके साथ 2 मिनट बात करके उसके दर्द को कम ज़रूर कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें दर्द को कम किया जा सकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है विकास जी कि आरटीआई के माध्यम से भी आप लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारियाँ जुटाते हैं और उसके बाद लोगों की मदद करते हैं। तो किस तरह के डिपार्टमेंट्स में किस तरह की आरटीआईज आप लोग लगा रहे हैं, कैसी-कैसी जानकारियाँ जुटा रहे हैं? अभी जैसे कि करनाल में हमने देखा है कि पीछे कोर्ट में भी थोड़ा इशू रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, हुड्डा में भी थोड़ा सा इशू रहा, डीटीपी भी पकड़े गए हैं। तो अभी हमने रिसेंटली अभी 18 तारीख को हमने हुड्डा के ऊपर भी एक आरटीआई दायर की है, जिस अब हुड्डा का नाम एचएसवीपी कर दिया गया है, हरियाणा विकास प्राधिकरण। तो उसके ऊपर भी हमने आरटीआई लगाई है कि बेसिकली क्या है कि लोगों को हरास किया जा रहा है, नवा स्टाफ आया है, पुराना स्टाफ है नहीं, तो और नवा स्टाफ नवी चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। जैसे ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आप हुडा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 3% से ज़्यादा लोगों ने कंप्लीट ऑक्यूपेशन ले रखा होगा। और अगर किसी ने अप्लाई भी किया तो हुडा ने 1988 में 1985 में किसी को दिया ही नहीं। तो लेकिन उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। तो मैंने अपनी आरटीआई में ये हुडा से रिप्लाई मांगा इसी का कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को परेशानी ना हो। अभी भी लोग अगर ऑक्यूपेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 3-3 महीने लग रहे हैं। और जब मैंने स्टेट ऑफिसर से मिल के इसका जवाब जाना चाहा तो उनका कोई जवाब इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था कि भी मतलब मैं आप सब लोगों से साझा कर पाऊँ। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हुडा में अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए मेरे को आरटीआई उनके ऊपर दायर करनी पड़ी कि एक बार पता तो चले सिस्टम क्या है। भाई अगर तो कस्टमर ने आपके जो प्लॉट होल्डर हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम रही तो आपने ओसी क्यों दी? ओसी दे दी तो आज ऑब्जेक्शन क्यों है? और अगर वो उस कस्टमर अगर आप आज ऑब्जेक्ट कर रहे हो उसको कि पुराने वाले जो ऑफिसर थे उन्होंने गलत किया, तो आपने उनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया? मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं। अभी रिसेंटली एक नवा कल्चर नज़र आ गया हुडा में कि डीमॉर्गेज, क्योंकि अमूमन तो हमारा काम लोन का ही है, तो लोग लोन लेते रहते हैं और हमें हुडा से मॉर्गेज डीमॉर्गेज करवानी ही पड़ती है कस्टमर्स की। तो वो डीमॉर्गेज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप फलाना डॉक्यूमेंट ले आओ, जिनका ये ले आओ। तो उसके ऊपर भी हमने आरटीआई भी दायर की है। तो मैं आरटीआई में काम करता रहता हूँ। मैं 2005 के बाद से मैंने जब आरटीआई एक्ट पढ़ा मैंने, तो उसके बाद से मैंने काम करना शुरू किया। मैंने हरियाणा पुलिस के ऊपर भी कई आरटीआई दायर किए हैं, मैंने उनका भी रिप्लाई लिया है। बट लेकिन थोड़ा मेरे पास वक्त की कमी रह जाती है, तो मैं उसको प्रॉपर वे से फॉलोअप नहीं कर पाता। अभी भी मेरी हरियाणा पुलिस के बाद 2 आरटीआई का फर्स्ट अपील पेंडिंग है, जिसके लिए बस टाइम नहीं निकल पाया। तो ये भी आज अब तक टाइम्स वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो ये आपसे बात कैसा रहा चाय की चुस्की बात करने का? देखो, ये प्रोग्राम वैसे ही बहुत चर्चित है। मैं तो आपके लगभग 90 के अराउंड मैंने जो प्रोग्राम आपके देखे हैं, और मेरी आदत है मैं आपका प्रोग्राम ना 45 मिनट्स 47 या 1 आवर का जितना भी होता है मैं कंप्लीट देखता हूँ। एक्चुअल में क्या है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है देखने में, पता भी चलता है कि नहीं भाई ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है या ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो क्योंकि आप नवे शख्सियत को लेके आते हैं। अभी आपका पीछे मास्टर रंजीत मैं तो मास्टर रंजीत कहता हूँ उनको, मास्टर रंजीत जी हैं, उनका आपने प्रोग्राम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैं आपका प्रोग्राम वो मतलब वैसे ही बड़ा लाइक करता हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा लाइक करने लग गया। तो आज फिर आपसे रूबरू होना पड़ गया एक बार। तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से, किसी भी तरह की कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, बस मेरी मेन अपील जो सबसे है कि आप सबको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा। चाहे वो आपके केवाईसी पॉलिसीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी तेज़ी के साथ अमेंडमेंट कर रही है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आधार कार्ड में इतनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, हर रोज़ कभी एड्रेस चेंज है, कभी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। उसकी मैंडेटरी भी खत्म कर दी है। है नहीं, अभी ख़त्म की है, बट लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पिछले दरवाजे से उसको फिर अप्लाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई तो थी कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब वो धीरे करके गवर्नमेंट उसको स्ट्रीमलाइन कर रही है और इजीली लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा भी है। देखो, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आती है तो जनता के लिए लेके आती है, और मुझे लगता भी नहीं इसके अंदर कोई बुराई भी है।
जब हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा हम लोग होम लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोनों के प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा घूम के गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है। तो जब सब कुछ गवर्नमेंट के आगे पारदर्शी है तो हमें सारी डिटेल देने में भी हर्ज नहीं है कोई। तो देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो मेरी जैसे सोच के लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ठीक है, अभी गवर्नमेंट को दे दो जो देते हैं। और देखो, मेरा मानना है कि आपको इनकम टैक्स जीएसटी देना भी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो हमारी हालत भी वो श्रीलंका वाली होगी, जो आजकल न्यूज़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आजकल श्रीलंका पे डिस्कशन कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन की डिबेट हो रही है उसके ऊपर। तो भारत, हम इंडिया, हिंदुस्तान हमारा जो देश है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसे किसी कैटेगरी में जाके खड़ा हो। तो इसलिए मेरी तो आप सबसे अपील है कि प्रॉपर अपने केवाईसी मैनेज कीजिए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, अपनी बैंकिंग, अपने प्रॉपर्टी पेपर, हर चीज़ को इतना स्ट्रीमलाइन कर लो। हमसे जो मदद हो पाएगी, आप हमारे पास आओगे, हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। उसके लिए आपका पूरा फाइनेंशियल एनालिस्ट हम करके आपके हाथ में दे देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आप लोग जिम में जाते होंगे, तो वहाँ पे आपको डाइट चार्ट बना के देते, तो हम आपको फाइनेंशियल चार्ट बना के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक सवाल रह गया जो आपका सवाल है और जो मुझे पूछना चाहिए। विकास जी, लोगों का सिब्बल बड़ा खराब होता है, सिब्बल को ठीक कैसे किया जा सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये रह गया था बीच में, एकदम से अचानक मेरे माइंड में आया कि सिब्बल को लेकर बड़ी दिक्कत होती है, लोगों के सिब्बल बड़े खराब हो जाते हैं छोटी छोटी अमाउंट को लेकर, मोबाइल्स के बिल्स को लेकर, या फिर क्रेडिट कार्ड को लेकर। इनके ये जब सिब्बल खराब होते हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? क्या आप उसमें मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं ना एक झूठा लारा तो किसी को कभी देता नहीं। अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और कहीं ना कहीं मैं इसीलिए दीवाना भी हूँ अब तक टाइम्स का कि आप थोड़े कड़े क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो मैंने हालांकि इस पे वर्कआउट नहीं किया, लेकिन मेरा होमवर्क इसके ऊपर पहले ही कंप्लीट है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सिबिल ख़राब क्यों होता है? हम और आप ये समझते हैं कि आज हमारी ईएमआई बाउंस होगी, कल हमारा सिबिल ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स हो गए, उसमें ऑटो मोड में इंश्योरेंस लग गई। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ईएमआई बाउंस होती है, हम बैंक के पास जाते हैं कि सर मेरा ईएमआई का जो वेवर अमाउंट है ना, जो वो है, उसको बाउंस को ना वेवर कर दो। आपको बैंकर भी लारा देता है, क्योंकि देखो, बैंकर की मैं गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि बैंकर के पास पहले ही टाइम नहीं है। आपके पीछे उनके पास 20 कस्टमर और खड़े हैं, तो वो कहेंगे ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आपको देखना नहीं है। आपकी ईएमआई बाउंस हो, उसी दिन उसको विद पेनल्टी, विद इंटरेस्ट ईएमआई को आपको पे करना चाहिए। अगर आपको कोई फ़ाइट करनी है, आप उसके बाद फ़ाइट करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले ही जाके बहस करने लग जाते हैं बैंकर से कि नहीं यार, मेरे तो ईएमआई, मैं तो 500 रुपये नहीं दूंगा भैया। अब ठीक है, बैंकर ईएमआई ले लेता है, 590 रुपये आपके खड़े ही रह जाते हैं। अब वो आपके सिबिल को इफेक्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे आजकल गिरोह, मैं इनको गिरोह ही बोलूँगा, बहुत सारे गिरोह काम कर रहे हैं कि आप सर 1000 रुपये दे दो, आप 2000 रुपये दे दो, हम आपका सिबिल ठीक करा देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, बैंकिंग सेक्टर ने ऐसा कोई प्रचलन, ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी, ना ही कोई पढ़ी गई, ना ही कहीं पे पढ़ी जाएगी। बड़ा क्लियर फंड है, आपको अपने सिबिल को बचाना है। लॉकडाउन में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने मोडिटोरियम अप्लाई किया, किसी ने ये सोच लिया कि मोडिटोरियम ऑटो मोड में हो गया है, तो लोगों ने क्या करा, ये मैं नहीं भरी, 6 महीने बाद भरने पहुंच गए, बट बैंक ने सारे पेनल्टी लगा दी। फिर आप उनसे बहस करने लगे कि नहीं सर, हमने तो मोडिटोरियम गवर्नमेंट ने कर दिया, तो आपने क्यों नहीं किया? आपका पहला एजेंडा होना चाहिए, ईएमआई जिस दिन बाउंस हो, वेरी नेक्स्ट डे आपको ईएमआई को पे करना है विद पेनल्टी। आपको जो लड़ाई लड़नी है उसके बाद लड़ते रहो। आप कोर्ट के माध्यम से लड़ना चाहते हो, रिक्वेस्ट करना चाहते हो, या वहाँ से उनसे फेस टू फेस मिलना चाहते हो, फ़ोन कॉल करना चाहते हो कस्टमर के, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं कंपनी के साथ डील करने के लिए, बैंक के साथ डील करने के लिए। और आज जो हमारी भारत सरकार है या हमारी हरियाणा सरकार है, इन्होंने बैंकों के ऊपर पहले ही दबाव बना रखा है कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर है कि आर्ग्यू में जाने के ईएमआई पे करो। और पहले तो बात यह है कि मैंने, विकास जी, ये चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे लोग ईएमआई बाउंस करवा देते हैं। उनको लगता है कि यार आज 5 तारीख है ना, आज सुबह 10 बजे जाके मैं बैंक में पैसे डाल देता हूँ। लेकिन आरबीआई की एक रूलिंग है कि वो नैच लगाते हैं, जो कि रात को 12:01 पे ही आपका अकाउंट से कट जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं नहीं यार, 5 तारीख है, मैं मुझे 5 तारीख सुबह ही पे करनी है। ऐसा नहीं है सर, आपको 4 तारीख को डालनी है वो ईएमआई। इसी वजह से लोगों की ईएमआई बाउंस होती है, और उसी वजह से आपकी पेनल्टी लगती है, और उसी वजह से आपका सिबिल ख़राब होता है। अगर 4 तारीख को आपकी ईएमआई लग रहा है कि आपको संडे है, आपको 3 तारीख को डालनी है,
लग रहा है कि 3 तारीख को छुट्टी आ रही किसी वजह से, आपको 2 तारीख को डालनी है। 2 तारीख को भी लगता है कि कोई ना कोई जयंती आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, गांधी जयंती, कुछ भी आ गया, तो आपको 1 तारीख को डालनी है। आपको उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, इसीलिए तब जाके आपका सिविल इम्प्रूव होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है, लॉकडाउन में बहुत लोगों के साथ हुआ है, और वो जिद पकड़ के बैठे कि नहीं यार बजाज फाइनेंस अगर मेरे को पेनल्टी वेव करेगा तो ही पैसा दूंगा, ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखिए। कोई भी बैंक आपको वेवर नहीं करेगा, आपका सिविल खराब होने से नहीं रुकेगा। बेहतर है आप जाइए उसको ईएमआई को पे किए, अगर ईएमआई पे कर दिए और कोई पेनल्टी है आप उसको पे कीजिए, बाकायदा उससे एनओसी लीजिए उस बैंक से। जब आपके हाथ में एनओसी आएगी तो उसके बाद धीरे धीरे आपका सिविल इम्प्रूव होना शुरू होगा, लेकिन जो ईएमआई बाउंस होगी वो आपके सिविल में लाइफ लॉन्ग रहेगी। बिल्कुल विकास जी, आपने बड़ी अहम जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, कि सिर्फ दोस्तों आपके लिए प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है। हम चाहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप इस पूरे मामले में, यानी कि इस पूरी होम लोन्स के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपकी बात कराएंगे, आपकी मदद करेंगे, हर तरह से आगे रहेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास गुईजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.